लो स्टूडेंट, चलो कुछ धमाका करें। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और उसके लिए मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलाकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये 20 क्वेश्चन होंगे नहीं, मैं हर एक ऑप्शन का कुछ ना कुछ आंसर बताऊंगा जिससे आपको मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे इन 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, और दो बातें बहुत खास ध्यान सुनना, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना कभी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कभी ना कभी ये किसी न किसी और मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आपको बस इतना याद रखना है, बहुत अच्छे से सुनना है, यूं खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बोला जाता है, पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कैन बी कट बाय नाइफ। चाकू से कौन से मेटल को काटा जाता है, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो चाकू से दो मेटल को इजीली काटा जा सकता है, वो है सोडियम और पोटेशियम। तो हमारे ऑप्शन में सोडियम है, तो हम लोग इसको इजीली काट सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बोलता है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो ट्विंकलिंग करता है वो क्यों करता है? क्योंकि जो स्टार है हमसे बहुत दूर है और वहां से हमारे तक उसकी लाइट को पहुंचने में इतने रिफ्लेक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर में। इसको याद रखने का तरीका यही है, एटमॉस्फेयर में मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं, इसीलिए इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सुनो, यहाँ पे गलती क्या होता है, ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लिखा होगा, उसको टिक नहीं करना है, रिफ्रैक्शन, REFRAC, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, याद रखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। ठीक है, फिर जब हम लोग रबी का बात करेंगे तो 1.71 होता है और आइस का होता है 1.31 और कार्बन अपने एलोट्रोप पे वेरी कर जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन इस पे वेरी कर जाता है, इसीलिए इसको नहीं जानना है। बस इतना जानो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बोर्ड का और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो ऐसा नॉन मेटल सिर्फ एक है जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। वैसा अधातु जो रूम टेम्परेचर पे पानी की अवस्था में पाया जाए उसे हम लोग ब्रोमीन के नाम से जानते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जब मेटल का बात आएगा तो हम लोग आंसर करेंगे मरकरी, दैट इज Hg, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पारा। क्लियर है? चले, इसमें और 3 ऑप्शन है, उसके बारे में सुनो। जैसे कि कार्बन, कार्बन से पूछा जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो ये टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी होती है 4। और कार्बन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन होता क्या वो भी जानो। कैटेनेशन होता है इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन सेल्फ लिंक करके लंबे लंबे चेन्स, आइसोमर सब बनाया जा सकता है इससे, इसीलिए इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जिससे हम लोग इसको कैटेनेशन के नाम से जानते हैं। तो कैटेनेशन का नाम आएगा, आप कार्बन ढूंढना और टिक कर देना। क्लियर? अब आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जो मेटालिक लक्सचर शो करता है। 10K बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शोज मेटालिक लक्सचर, तो उसका नाम है आयोडीन। ठीक है, फॉस्फोरस इसके बारे में बहुत है, ये इसका एलोट्रोप को देखना होगा, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मुझे पता है और आपको भी पता है कि मैग्नेट से वही चीज अट्रैक्ट होगा जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा।
तो ऑप्शन देखो, स्टील, कॉपर, ब्रास और निकल। देखने से ही पता चल रहा है कि ये सारे मेटल हैं और स्टील का कंपोजिशन तो हमें पता है। ब्रास जो है ये नॉन मेटालिक होता है, इसीलिए ये मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होता है। नॉन मेटालिक बिहेवियर होने के कारण मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें एक नाम आ रहा है स्टील का। स्टील से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि स्टील विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक इन नेचर। बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, इलास्टिक। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है स्टील का। उसी क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रबर, और आप लोग खुश होकर रबर को मार दोगे कि रबर बहुत इलास्टिक होता है। बट आपको मैं बता दूं, रबर से भी ज्यादा इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी शो करता है स्टील। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज। विच एसिड को हम लोग, कौन से एसिड को हम लोग कार बैटरीज में यूज करते हैं। अब मुझे बताओ, कार की बैटरीज में हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो कार की बैटरी में हम लोग यूज करते हैं किंग ऑफ एसिड, दिस इज नॉन एज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कार की बैटरीज में यूज किया जाता है। अब H2SO4 के बारे में थोड़ा जान लो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले सुनो, कार की बैटरीज में कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग अम्लों का राजा बोलते हैं और केमिकल का भी राजा बोलते हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसके 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को देखो बहुत अच्छे से, HCl, HNO3 और H2SO4। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन ढूंढना, क्लिक कर देना। अब नाम सुन लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बचा एक लास्ट, वो वीक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये एक जगह और पाया जाता है जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पूछता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। ये तो क्या बोलूं, ये किसी भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कर्ड और मिल्क में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। हिंदी में दूध और दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस से हम लोग क्वेश्चन को और निकालते हैं। एसिटिक एसिड अभी जस्ट बताया, ये किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, हिंदी में सिरका। ठीक है, इथेनॉइक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इथेनॉइक अम्ल। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। नेक्स्ट आता है सिट्रिक एसिड। ये खट्टे फलों में मिलता है जैसे कि नींबू, संतरा, लाइक लेमन और ऑरेंज, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझो। कहा जाता है कि जब हम लोग को मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो बहुत पेन होता है। ठीक है, वो पेन होता है इस एसिड के कारण। इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। 2 नाम है, या तो फॉर्मिक एसिड बोल दो या तो इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। सो ये इंग्लिश में बोला जाए एंट स्टिंग और हनी बी स्टिंग के करने से कौन सा एसिड निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड निकलता है जो हमें बहुत दर्द देता है। ठीक है, और कभी कभी और एक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में इससे पूछा गया है कि जब हनी बी हमें काटती है या स्टिंग करती है तो उससे एक एसिड निकलता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमें बहुत पेन होता है, जिसको तुरंत ठीक करने के लिए हमें एक एंटासिड का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है, बेकिंग सोडा। खाने वाले सोडा का यूज़ अगर हम लोग कर लें तो जहाँ पर जो मधुमक्खी और हनी बी ने काटा है आपको वहाँ का दर्द रिड्यूस होता दिखेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सब याद रहेगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सुनते हैं विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया।
ये आंख की एक बीमारी है। मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको पहले समझ लो। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में ये होता है कि हमें नज़दीक की वस्तुएं सारी साफ साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं ब्लर हो जाती हैं। इन इंग्लिश, मायोपिया, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज ब्लर। वो ब्लरी हो जाते हैं दूर के ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मायोपिया में पूछा गया है कौन से लेंस से इस बीमारी को ठीक करते हैं। तो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस विच मीन्स नज़दीक की बीमारी होती है। तो नज़दीक के लिए हमें जो लेंस लगाना होता है वो है कॉनकेव लेंस। हिंदी में इसको अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और दूसरी बीमारी आती है जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया जो कि दूर दृष्टि दोष है, नाम से ही पता चल रहा है दूर दृष्टि दोष। दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है लेकिन नजदीक की चीजें क्या हो जाती हैं, ब्लर। मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या है, वो ब्लर है। नेक्स्ट, इसके बाद बोला गया है कि सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म, ये एक बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ये आँख की एक बीमारी है। अभी आता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस इसलिए यूज किया जाता है, वो हिंदी में बोला जाता है जरा दूर दृष्टिता दोष, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया। इंग्लिश में हमें क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया एक बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। हिंदी में इसको जरा दूर दृष्टिता दोष बोलते हैं। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच कलर ऑफ लाइट डेविएट द मोस्ट इन अ ग्लास प्रिज्म। इसको ठीक से सुनो। किसी भी प्रिज्म में जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है। 7 डिफरेंट कलर में टूट जाने के बाद पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो डेविएट या फैल जाता है वो कौन सा है। तो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब भी हम लोग प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास करेंगे तो ये 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगा और ये अभी अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन इसको बस आप ध्यान रखना कि ये 7 डिफरेंट कलर में टूटता है और 7 डिफरेंट कलर में टूटता है तो ये एक बैंड बनाता है, जिसको इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उस बैंड का नाम क्या है। उस बैंड का नाम स्पेक्ट्रम कहलाता है। सुनो, उसमें कौन कौन सा कलर होता है, VIBGYOR, विबग्योर। इसको हम लोग कलर को पढ़ते कैसे, विबग्योर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट लाइट का होता है। मोस्ट डेविएट कौन सा लाइट, वॉयलेट। तो यहाँ पूछा है कि मोस्ट डेविएट कौन कर रहा है, वॉयलेट। और सबसे लीस्ट डेविएशन क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे रेड कलर। रेड कलर लीस्ट डेविएटेड होता है। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और सुन लो। रेड कलर को डेंजर लाइट में इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट डेविएट करता है, ये फैलता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं। कुछ लोग ये पूछेंगे कि हम लोग वॉयलेट को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वॉयलेट इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो लॉस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं, फिर एक्सीडेंट के चांसेस 100% हो जाएंगे। इसलिए डेंजर सिग्नल में मैक्सिमम जगह पर रेड लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है। मैंने कहा था कि हर एक ऑप्शन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कर देता हूं, फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझो, एग्जाम आपके बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। और इसके लिए एक और बात, एनसीईआरटी के बुक को बहुत अच्छे से थ्रू आउट करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको बुक से, एनसीईआरटी के बुक से देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं जितने भी अच्छे क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे बताने की कोशिश करूंगा। चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है वो सुनो। द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आँख का वो भाग
जो पीपल के साइज को कंट्रोल करता है उसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? किसका एसआई यूनिट पूछा गया है? प्रेशर। अब मैं बताता हूँ कि आपने कभी न कभी इन सभी एसआई यूनिट्स को सुना होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हम लोग के एग्जाम में। हमको सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जरूर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना। चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कभी न कभी पढ़े हैं कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। चलो, पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है, इसको भी रोक के रखो, देखो आंसर कैसे मिलता है। जूल ऐसा यूनिट किसका किसका है? एनर्जी और वर्क डन का, ये हम लोग देखे हैं, और हीट का। तो ये तो पता चल गया कि ये प्रेशर का नहीं है। फिर आते हैं वॉट। ये हम लोग कई बार पढ़े हैं कि वॉट पावर का ऐसा यूनिट होता है। किसका? पावर का। तो क्या बचा? पास्कल। कभी कभी ये पास्कल इस तरह लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया? पास्कल। बाकी का भी आपको पता चल गया। न्यूटन फोर्स का है, वॉट पावर का है, जूल एनर्जी, वर्क डन, हीट, सभी का है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। वो कम से कम दूरी जो एक नॉर्मल इंसानी आंख से देखा जा सकता है वो है 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। इस बात को बहुत अच्छे से कंसीडर करके रखना कि 25 सेंटीमीटर आंसर होता है, ना कि क्वेश्चन में लिखा रहा है 25 मीटर तो क्लिक कर देना और आंसर गलत हो जाए। कभी कभी नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइम किया जाता है कि ऑप्शन नंबर ए में 25 मीटर लिख देगा, ऑप्शन नंबर बी में 25 सेंटीमीटर होगा, तो आपको 25 मीटर क्लिक नहीं करना है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके नीचे भी एक ऐसा यूनिट का अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि पावर का क्या था? वॉट। मारो वॉट। लेकिन अब मुझे ये बताओ, बाकी बचे 3 ऑप्शंस किसके किसके ऐसा यूनिट है? शुरू करते हैं। पहला वोल्ट, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। लो, समझ आ रहा है? और देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो उधर है, द पीएच ऑफ एसिड रेन। अम्ल वर्षा, जब अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच क्या होता है? द पीएच ऑफ एसिड रेन ये कहता है ये लेस देन 5.6 होता है। पहले ये तो जान लो। इसका आंसर है, जब भी पीएच 5.6 से कम हो जाए तो किसका पीएच होता है? लेस देन एसिड रेन का। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये तो और मजेदार है। ये द पीएच ऑफ 7.4, ये पीएच ब्लड का है। किसका है? खून का। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4, विच मीन्स ब्लड का पीएच क्या है? 7.4। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में। ये पीएच है दांतों का झड़ना। जब हमारे दांत झड़ने लगते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे दांत का पीएच 5.5 से कम हो गया, दैट इज टूथ डिके। ये टूथ डिके जब होता है तब हम लोग का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, ये है पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसका पीएच है 10.5। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये एंटासिड के रूप में काम करता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है वो सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर? इसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ भी और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा? तो वो है सोडियम, Na। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन नहीं करता? वो है एल्युमिनियम। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोलता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसको ढंग से याद रखना है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे वन वीडियो में। इसके सारे डाउट्स वहां क्लियर होंगे।
इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल प्लेस्ड जस्ट बिलो हाइड्रोजन। वैसे मेटल का नाम बताओ जो हाइड्रोजन से नीचे होता है पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हम लोग उसको याद करें तो काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। कौन है आगे आओ, देख लो अच्छे से, हाइड्रोजन के नीचे कौन सा मेटल प्लेस्ड है? कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ना आयरन पे कोटिंग करते हैं। किसका? जिंक का। आओ समझाता हूं मैं इसे अच्छे से। हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पर पुल बने हुए हैं, देखना पुल को सपोर्ट कौन कर रहा है? आयरन का बड़ा बड़ा मोटा मोटा रड, ठीक है। उसको, उस रॉड को कोरोजन से, जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक वाइट कलर का कोटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं जिंक की कोटिंग विथ आयरन। आयरन पे जिंक की कोटिंग करेंगे, उसको हम लोग एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, हो गया जिंक का कोटिंग। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। इसको डायरेक्ट दिमाग में बिठा लो, इसका फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। क्लियर? चलो अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। ये समझ आ जाए तो बताओ, मैं इसे रब करूं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी देख लेते हैं। 18 तक तो हम लोग देख लिए हैं। और हाँ, बी केयरफुल, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी बोर्ड में। और आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे क्या? तो वरी, एग्जाम आएगा पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछता है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बहुत अच्छे से याद रखना, पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? पहला, सबसे पहला है मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल और चौथा है वॉट। देखो समझो इसे अच्छे से, यहां पर ना रटने की जरूरत नहीं। सपोज करो आप भूल गए पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट, सपोज करो भूल गए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। देखो मीटर, लाइफ में कभी भी देखोगे ना तो ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। जूल, अभी मैंने बताया एनर्जी, वर्क डन, हीट, कहीं भी देख लो। वॉट, अभी मैंने बताया ये पावर का है। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बचा? बी, डायोप्टर। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कैपिटल डी, डायोप्टर। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और देखें, यहां और अच्छा लगेगा। सीधा पूछा गया है कि मिरर फॉर्मूला बता दो। ये बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन में हम लोग दो क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर। मिरर फॉर्मूला में ऑप्शन है 1/f, वेट, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u b, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u c, 1/f इज इक्वल टू u माइनस v/u d, 1/f इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक से समझो, जब भी मिरर फॉर्मूला आए तो आपको मिरर और लेंस में बहुत परेशानी होती होगी एग्जाम में। मिरर फॉर्मूला देखने को मिले तो उसका ऐसा ही, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। बस अब ये दूसरा जिसमें माइनस लगा हुआ है, ये जो बचा ये है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ये रहा मिरर फॉर्मूला 1/f, मतलब कि 1/v और 1/u के बीच में अगर प्लस का साइन आ जाता है तो वो मिरर फॉर्मूला है, और माइनस का साइन आता है तो वो लेंस फॉर्मूला है। ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं आपको, और मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से सुनो और इसे अपने दिमाग में बिठा लो। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा है। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।